देखिए, आज का क्वेश्चन आपका व्हाट डू यू मीन बाय क्रैच और बालक के लिए क्रैच को चूज करने हेतु आवश्यक बातों पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो हमें बताना है कि क्रैच होते क्या हैं और दूसरी बात इसमें बतानी है कि जब हम एक क्रैच को चुनते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्रैच क्रैच शब्द के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। इसको हम डे केयर सेंटर भी बोल सकते हैं या प्रोडो की एक ऐसी संस्था या संगठन जो माता पिता के स्थान पर बालकों का ध्यान रखता है। क्रैच क्या है, इसको डे केयर सेंटर भी बोलते हैं या फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मम्मी पापा के स्थान पर बच्चों का क्या करता है, ध्यान रखता है, उनको संभालता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका मैकमिलन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एक ऐसा स्थान जहां पर छोटे बालकों की देखभाल की जाती है जब उनके माता पिता व्यस्त होते हैं, तो उसको क्रैच कहते हैं। समझ में आ गया होगा मीनिंग? जिनके घर में कोई हाँ जी, ये आपको भी पता है जिनके घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है बच्चों को पालने के लिए। आजकल की दुनिया क्या है भाई, बिजी इतनी हो गई है, हर कोई जॉब कर रहा है, तो बच्चों के पीछे लोग अपनी जॉब नहीं छोड़ रहे, तो बच्चों को क्या है क्रैच में छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर छोटे बालकों की देखभाल की जाती है, मम्मी पापा व्यस्त होते हैं, तो उसके हम क्रैच बोलते हैं। इसका एक छोटा सा अर्थ है डे केयर सेंटर भी इसको बोल सकते हैं। जो वर्किंग मदर अपने काम को नहीं छोड़ पाती और ठीक प्रकार से बच्चे की देखभाल नहीं कर पाती, तो वो क्या है क्रैचेज में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। देखो, अगर इसमें कोई बात में संदेह नहीं है कि परिवार ही बच्चे के लिए सबसे उत्तम होता है जहां पर बालक की देखभाल की जाती है, लेकिन आजकल क्या है न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, न्यूक्लियर यानी कि सिंगल फैमिली होती जा रही है। ठीक है, सिंगल फैमिली होती जा रही है, तो वो फिर क्या है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं नहीं पालने के लिए नहीं है, तो क्रैच में ही बच्चों को छोड़ा जाएगा। एनडीएमसी हर रिहायशी क्षेत्र में सुरक्षित और ध्यान देने वाले वातावरण से सुसज्जित क्रैच की सुविधाएं प्रदान करती हैं ताकि काम पर जाने वाले निम्न और मध्यम आय वाले समूहों के दंपतियों के बालकों को लाभ मिल सके। हर क्रैच में 10 बालक पर एक स्टाफ होता है, एक क्रैच इंचार्ज होता है, एक अटेंडेंट और एक आया होती है। क्रैच में बालकों को बिस्तर, चिकित्सा सहायता, खिलौने आदि प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक क्रैच में सर्दियों में हीटर और गर्मियों में रूम कूलर की सुविधा मिलती है। गैस स्टोव और फ्रिज आदि भी दिए जाते हैं। हर क्रैच के साथ इंग्लिश मीडियम की एक नर्सरी संबंध होती है जहां पर 3 से 5 साल के बच्चों को लिखना और पढ़ना भी सिखाया जाता है। इसमें 3 माह से 10 वर्ष तक के तथा 3 माह से 12 वर्ष तक की लड़कियों को दाखिल किया जाता है। कई क्रैचों में 8 वर्ष तक के बालक लिए जाते हैं और क्रैच में बालक के माता पिता को ठहरने की अनुमति नहीं होती। यदि कोई क्रैच दिन में 2 घंटे से अधिक चलता है तो उसे रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होता है। इस प्रकार क्रैच आपको खरीदारी आदि करने या खेलों में भाग लेने के योग्य बनाता है। तो ये था आपका क्रैच। क्रैच का मीनिंग समझ में आ गया? राजरानी आप बाद में जुड़े थे, समझ में आया बेटा? क्रैच क्या होता है? एक डे केयर सेंटर होता है। एक बार मैं रिपीट कर दूं, एक डे केयर सेंटर होता है, ठीक है, जहां पर या एक ये बोल सकते हैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर माता पिता के स्थान पर बालकों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे बच्चों की देखभाल की जाती है जिनके माता पिता व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो वो अपने बच्चों को वहां छोड़ देते हैं और उन बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्रैच कहलाता है। और इसमें ये भी बता दिया कि इसमें आपके 3 माह से लेकर आपके 10 साल तक के बच्चों को क्रैच में रखा जा सकता है। उनका क्या है, वहां पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, क्रैच वालों को क्या है, खुद को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो ये दे रखा था आपका क्रैच के बारे में। क्रैच का अर्थ बताइए। अब बात आती है चूजिंग क्रैच की। एक क्रैच को जब हम चूज करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मीनिंग क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए, सानिया और राज आपको भी मीनिंग क्लियर हो गया बेटे? यस मैम, मैं क्रैच के टाइम पे पहुंचे थे जब आप क्रैच के बारे में बता रहे थे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, चूजिंग ए क्रैच। अब क्रैच को चूज करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो भाई, क्रैच का चयन करते समय ये सही रहता है कि आप बालक को अपने साथ लेकर जाएं ताकि आप यह जान सके कि स्टाफ उसके साथ किस प्रकार बात करता है। आप तभी जाएं
जब वहां पर बालक उपस्थित हो, यानी कि जब वहां पर बालक प्रेजेंट हो, ताकि आप पर देख सके कि वहां कितने शांत, खुश और व्यस्त हैं। यानी कि आप जब भी क्रैच का चूज करने जाओ तो आप सबसे पहले तो अपने बच्चे को साथ लेके जाओ, तो आपकी पता लग जाएगा कि वहां का स्टाफ किस तरीके से बात कर रहा है आपके बच्चे के साथ। और ऐसे टाइम पे जाए जहां पर दूसरे बच्चे भी क्रैच में उस वक्त मौजूद हो, ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार का माहौल है वहां का। तो क्रैच को चूज करते समय ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपने बालकों केवल उसी व्यक्ति को सौंपा जाए जो कि क्या है, नॉमिनेट करते हैं, सौंपा जाएगा जिसे आप नॉमिनेट करते हैं। यानी कि क्रैच का चयन करने के पश्चात यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपका बालक केवल उसी व्यक्ति को सौंपा जाएगा जिसको नॉमिनेट किया है। यानी कि उन्होंने बोला था कि हर 10 बच्चों के ऊपर एक क्रैच इंचार्ज होगा, एक असिस्टेंट और एक आया। तो आपका बच्चा जिस भी इंचार्ज के अंदर आएगा तो उसी को सौंपा जाए। उसे किसी भी हालत में बाहर घूमने या घर ले जाने के बहाने दूसरों को नहीं सौंपा जाएगा। यानी कि अगर मेरा बच्चा है, मैं लेने जाऊंगी तो मुझे ही मिलना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ उसको नहीं भेजना कि पड़ोसियों के हाथ भेज दिया। आप उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें और कॉन्टैक्ट नंबर उनका भी लें, ताकि अगर इमरजेंसी में आप उनसे संपर्क कर सके और वहां तक पहुंच सके। यह हमेशा सिफारिश की जाती है कि आप बिना पूर्व सूचना दिए क्रैच में जाकर बालकों को देखें कि वहां पर किस प्रकार देखभाल की जा रही है। बालक का भार इत्यादि भी देखें कि वह कितना बड़ा है, उसकी शारीरिक और सामाजिक वृद्धि भी देखें कि क्रैच में आने के बाद उसका बालक कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। यदि आप यह महसूस कर दें कि आपका बालक क्रैच में जाने से कतराता है या वहां जाने से डरता है, तो आप तत्काल इसकी जांच करें और इस संकेत में आप अनदेखा बिल्कुल भी न करें। देखो भाई, क्रैच को चुनने का क्या बताया गया है कि चुनते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टाफ से मिलना, अपने बच्चे को साथ लेके जाना है, और जहां पर जिस टाइम पे बच्चे वहां पर हों उस टाइम पे क्या करना है, हमें जाके देखना, पता लगेगा कि हमें कैसा वहाँ का माहौल है, बच्चे शांत है, खुश हैं, व्यस्त हैं, ठीक है। और बच्चे को बाहर नहीं घूमने दिया जाए, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी देना ताकि इमरजेंसी में वो आपको कॉल कर सकें, आप उनको कॉल कर सको। क्रैच में आने के बाद आपका बालक कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, क्या आप ये महसूस करते हैं? और अगर मान लो आपका बच्चा क्रैच में जाने से कतराता है तो आपको ये बात अनदेखी नहीं करनी है, तत्काल इसकी जांच करनी है। अब देखो भाई, ये तो था सिर्फ जस्ट एक इसका क्रैच को चयन करने के मीनिंग दे रखे थे। अब है क्रैच को चयन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। देखो भाई, किस किस बात का ध्यान रखना है? क्रैच शुरू करने के पीछे प्रेरणा के बारे में पूछे, ठीक है। यानी कि आप क्रैच में भेजना तो चाहते हैं, तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको क्रैच में भेजने का अपने बच्चे को? दूसरा, पर्सनल हाइजीन, भवन और आसपास के सराउंडिंग की ओर ध्यान रखें, ठीक है। सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन, यानी कि जिस क्रैच में आप अपने बच्चे को भेज रहे हो वहाँ पर साफ स्वच्छता है या नहीं है, आसपास का वातावरण कैसा है, केयर टेकर। मैम एक बार पेज नंबर बता दो ना मुझे। पेज नंबर 78 है बेटा। ठीक है मैम। मिल गया? यस मैम। ठीक है। अब देखो भाई, केयर टेकर के शिष्टाचार, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसकी योग्यताओं की जांच करें। सबसे पहले तो ये देखना जिस क्रैच में आप अपने बच्चे को छोड़ के आना चाहते हो वो क्या है, पर्सनल हाइजीन है या नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना आपको सलाह किसने दी है आपको क्रैच चुनने की, आपके अड़ोसियों पड़ोसियों ने या किसी आपके फ्रेंड ने जिसका पहले से बच्चा जाता हो। दूसरी बात देखनी है कि वहां पर साफ सफाई, आपके काम का नहीं है, साफ सफाई ठीक है या नहीं है, आसपास का वातावरण ठीक है या नहीं है, केयर टेकर शिष्टाचार से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्रैच में एक समय में कितने बालक हैं ये भी जानना है आपको, ठीक है। उसके बाद है क्रैच के में स्टाफ में कितने सदस्य हैं और स्वयं के कितने बालक हैं ये भी जानना आवश्यक है। बालक में यह देखें कि क्रैच के सभी बालकों की देखभाल के लिए देखभाल करने वालों की पर्याप्त संख्या है या नहीं है। ये देखना कि जो बच्चे हैं आपके बालकों की जो संख्या है उसमें बच्चे कितने ज्यादा हैं और उनके केयर टेकर कितने हैं। ये जानना कि बच्चों को फूड सही दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। बोतलों के, यानी कि अगर मान लो बच्चे को, अब ये देखना कि जिस बोतल से आपको आपके बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है उसको अच्छे से स्टेरिलाइजेशन के बारे में भी पूछे। ये देखिए कि जो दूध पिलाने का सही तरीका है उसको उबाल के पिला रहे हैं या स्टोर किया हुआ दूध पिला रहे हैं, ठीक है। क्रैच
का जो प्रेशर है उसके अंदर मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं है, यानी कि बेसिक नर्सिंग या फर्स्ट एड की है या नहीं है, सभी बड़े क्रैचों के निकट अस्पताल या डॉक्टर्स की सुविधा है या नहीं है। जब भी आप क्रच का चयन करें तो वह घर से दूर है, क्या वह वहाँ के लिए कोई साधन है कि वह आपके घर से कितनी दूर है, ये भी देखना है। क्रैच में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है ये जानना भी बहुत आवश्यक है। और बालकों को जो कुछ चाहिए क्या वो सब क्रैच प्रदान कर रहा है नहीं कर रहा, क्या सभी सुरक्षा उपायों पर अमल होता है, जैसे बालक को गिरने से बचाना, बालक को भवन के बाहर घूमने से रोकना, सीढ़ियों पर जाने से रोकना, दवाओं या अन्य जहरीली चीजों के बालकों की पहुंच से दूर रखना। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है हमें जब भी क्रैच का चयन करना है। ठीक है भाई, बाकी अपनी तो सलाह यही है, कभी अपने बच्चों को क्रैच में छोड़ो ही मत। जो बच्चे की परवरिश अपनी फैमिली के अंदर होएगी वो कहीं पर भी नहीं होएगी। जो संस्कार वह अपने अभी लास्ट ही में जैसे ये था फरीदाबाद में एक क्रैच के ऊपर छापा पड़ा, तो वहां पर उनके 3 क्लासरूम थे। 3 क्लासरूम में एक भी बच्चा नहीं जग रहा, सारे बच्चे सो रहे थे A to Z। क्या ऐसा हो सकता है? आपने कभी ऐसा स्कूल में देखा है कि पूरी की पूरी क्लास 3-4 रूम भरे पड़े हैं और उसमें 20-20 बच्चे, क्या 60 के 60 बच्चे एक साथ सो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो उन बच्चों को कुछ मतलब नशे की चीजें खिला के सुला रखा था। अभी केस चल रहा है उस क्रैच के ऊपर, अभी 10-15 मई की बात है शायद। समझ में आ गया क्रैच का? यस मैम। अब देखो आगे है क्रैच के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्रैच एंड डिसएडवांटेजेस। अब लाभ देखो भाई क्या है। क्रैच बालकों को कंफर्टेबल और स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट देता है, आरामदायक और उद्दीपन प्रदान करने वाला, यानी कि क्रैच बालकों को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देता है। ठीक है भाई। क्रैच में आयु के अकॉर्डिंग एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट टॉय उपलब्ध होते हैं जो घर पर नहीं होते। तो इस प्रकार कई खेल जैसे रेत के गड्ढे में खेलना आदि घर पर संभव नहीं है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी न केवल बालक के डेवलपमेंट में सहायक हैं बल्कि उनके सोशलाइजेशन और हम उम्र बालकों के साथ खेलने में भी सहायक सिद्ध होती है। तो क्रैच क्या है? क्रैच में आयु के अनुसार यानी कि एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट के टॉयज भी होते हैं जो हर एक घर में उपलब्ध नहीं होते। वहां पर बच्चे क्या अपनी सेम एज के ग्रुप बच्चों के साथ खेलते हैं जिससे उनका सोशलाइजेशन भी होता है। क्रैच में मॉनिटरिंग और फॉलो अप आसान होता है क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके जितने भी अभिभावक हैं उनके सम्मुख होती हैं, बल्कि इन पर विश्वास हेतु फीडबैक भी मिलता है। तो क्रैच पर नजर रखना और अनुवर्तन आसान होता है, यानी कि क्रैच पर मॉनिटरिंग और फॉलो अप आसान होता है करना क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके बच्चे के प्रति, और आप जैसा फीडबैक दोगे वैसा ही उनको आगे ग्रोथ करेगा उनका क्रैच। जब आप अपने बालक को क्रैच में दाखिला करवा देते हैं तो आपके बालक के घर पर अजनबी के साथ अकेले होने की चिंता नहीं रहती। जब आप क्रैच में मान लो अब किसी ने कोई आया रख रखी है, मेड रख रखी है और आप जॉब पे जाते तो आपको पूरा दिन टेंशन रहती है अपने बच्चे की। तो ऐसे ही सिचुएशन में अगर आप उनको क्रैच में छोड़ देते हो तो वो आपको पूरा दिन बेचैनी नहीं रहेगी किसी अजनबी के साथ मेरा बच्चा, क्योंकि वहां पर तो एक नहीं कई सारे बच्चे मिलेंगे ऐसे। क्रैच में बहुत सी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे यदि कोई बालक बीमार है तो क्रैच में ध्यान रखने वाले बहुत से लोग होते हैं। ठीक है, आपका बालक अपनी आयु के अन्य बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता है जिसे उसका बुद्धिमत्तापूर्ण अपने आसपास के लोगों के साथ कार्य करता है। शायद यही कारण है कि क्रैच में बालक अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्वतंत्र होते हैं। तो ये दे रखे थे आपको क्रैच के लाभ, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट कंफर्टेबल मिला, एज के अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टॉयज मिल जाते हैं, मॉनिटरिंग और फॉलोअप करना आसान होता है क्योंकि एक तो आप अपने घर में मेड को छोड़ो और उसको फॉलो करना आपको आसान नहीं है कि पूरा दिन आप कैमरे पे तो बैठ के नहीं देख सकते कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। और इनको मॉनिटरिंग करना आसान होता है क्योंकि आपके अकेले के बच्चे नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद है बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। यदि कोई बालक बीमार हो जाता है तो क्रैच में ध्यान रखने वाले बहुत से लोग होते हैं। अपने आयु वाले बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता है और क्रैच में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट वाले होते हैं। ठीक है, आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रैच। अब जो जो आपने एडवांटेजेस बताए उन्हीं के अकॉर्डिंग डिसएडवांटेजेस बता दो।
डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत सारे क्रैच रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके कारण उनकी जो सर्विस है, सर्विस की क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्रैच का फिक्स शेड्यूल होता है और विशेष समय पर बंद होते हैं, अतः ये अभिभावकों के लिए आरामदायक नहीं हो सकते। रात भर की शिफ्ट में कार्य करते हैं उन अभिभावकों के लिए कार्य करने के घंटे फिक्स नहीं है। यानी कि जो क्रैच का टाइम टेबल होता है वो फिक्स होता है, शेड्यूल, ठीक है। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी रात की शिफ्ट होती है, तो उनके लिए ये ठीक नहीं है। आपके बालक को जिस प्रकार का ध्यान चाहिए, क्रैच उसे प्रदान नहीं कर सकता। ये बात तो सही है, जो इन्वायरमेंट आप अपने बच्चे को घर में देते हो वो एक क्रैच बिल्कुल भी नहीं दे सकता। उसके बाद है, आपका बच्चा अगर बीमार बालकों के संपर्क में आ गया तो वो भी बीमार हो जाएगा। जब आपका बच्चा बीमार होता है तब आपको छुट्टी लेनी पड़ सकती है और किसी दूसरे क्रैच की व्यवस्था करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो दूसरी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। हालांकि क्रैच में कुछ हानियां भी हैं तो इसके कुछ लाभ भी हैं। तो कामकाजी माता पिता के लिए अपने बालकों के उचित पालन पोषण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो क्रैच के संदर्भ में कुछ सावधानियां बरतकर कामकाजी माता पिता इनका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो इनके क्या थे, कुछ लाभ थे और कुछ हानियां भी थी। समझ में आ गए क्रैच के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? Yes, ma'am. अब देखिए आगे क्या है, ऑर्फन अनाथ किसे कहते हैं या अनाथ आश्रय का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। अब ये मैं आपसे ही पूछूंगी, डिस्कशन में चलेगा, तीनों से डिस्कशन में चलेगा ये क्वेश्चन, तो अपने अपने पॉइंट याद कर लो। अब बताओ मुझे, अब एक बच्चा अनाथ किसे कहते हैं? अनाथ तो नहीं बच्चों को कहते जिनके माता पिता नहीं होते या कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं होता है। ठीक है, जिंदगी वेरी में। गुड, ठीक बोला है। अगर आम भाषा में हम देखा जाए तो वे बालक जिनके माता पिता दोनों ही नहीं हैं वे अनाथ की संज्ञा दी जाती है, या कोई भी उनका देखभाल करने वाला नहीं है तो वो बच्चे क्या है, अनाथ कहलाते हैं। या उनके पेरेंट्स ने उनको त्याग दिया है तो वो बच्चे भी क्या है, अनाथ कहलाएंगे। आगे दे रखा है, अमेरिका में प्रयुक्त होने वाली एक लीगल परिचायक है। दोनों माता पिता का गुम होना, उनके लिए त्यागना, अलग करना, उन दोनों को होना क्या कहलाता है, आपका अनाथ कहलाता है। अनाथ के जीवित माता पिता नहीं होते हैं तो उनकी देखभाल कर सकें। यूनिसेफ और यूनेडस तथा अन्य समूह के अनुसार अनाथ मैटरनल आर्फन वह होता है जिसका पिता मर जाता है, और डबल आर्फन वह होता है जिसके दोनों माता पिता मर गए होते हैं। मैटरनल ऑर्फन जिनके क्या है भाई, पिता मर जाता है, सिर्फ माता होती है। डबल ऑर्फन जिनके मम्मी भी मर गई और पापा भी मर गए। हाफ ऑर्फन माता पिता में से कोई एक सदस्य मर जाता है। विकसित देशों में ऑर्फन अपेक्षाकृत कोई ही होता है, क्योंकि अधिकतर बालक बाल्यकाल में माता पिता दोनों की देखरेख में होते हैं, और बहुत अधिक संख्या में अनाथ युद्धग्रस्त देशों में होते हैं, जैसे अफगानिस्तान। काल्पनिक कथाओं के में अनाथ बहुत आम होता है, जैसे सिंड्रेला। बहुत से लेखकों ने भी अपनी लिखी पुस्तकों में अनाथों के बारे में लिखा है, जैसे चार्ल्स डंकन, हैरी पॉटर सीरीज आदि। कई धार्मिक पुस्तकों में भी अनाथों का वर्णन किया गया है। तो अनाथ के ऊपर तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है, कि अनाथ जिनके कोई नहीं है देखभाल करने वाला वो बच्चे अनाथ कहलाते हैं। जिनकी जिनका दोनों मर जाते हैं उनको डबल ऑर्फन कहते हैं, और जिनका एक दोनों में से या तो मम्मी मर गई या पापा मर गया तो उसको हाफ ऑर्फन कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पुस्तकों में भी इनके बारे में बताया गया है। अलग अलग आप टीवी सीरियल्स के बारे में या मूवी से भी आपको पता लगता है कि अनाथ क्या होते हैं। अब देखो अनाथ आश्रम क्या होते हैं। वे संस्था जो अनाथ बच्चों की देखभाल करती हैं वे क्या कहलाते हैं, अनाथ आश्रम कहलाते हैं। वे बच्चे जिनके माता पिता मर चुके होते हैं उनकी देखभाल के लिए अनिच्छा पैदा होती है तो वे इनके अयोग्य होते हैं। यानी कि वे बच्चे जिनकी देखभाल करते हैं अनाथ बच्चों की वे अनाथ आश्रम कहलाते हैं। सर्वप्रथम ऑर्फनेज को आर्फेनोस्ट्रोफिया कहा जाता था। इसकी स्थापना प्रथम शताब्दी फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी। देखो भाई, अनाथ आश्रम को पहले आर्फेनोस्ट्रोफिया कहा जाता था और फर्स्ट सेंचुरी में अनाथ आश्रमों की स्थापना हुई थी। प्लेटो के अकॉर्डिंग अनाथों को पब्लिक गार्जियन की देखभाल के अंतर्गत रखा जाता है। जिसका कोई गार्जियन नहीं है वो पब्लिक गार्जियन के अंडर रखा जाता है। व्यक्ति को अनाथों के अकेलेपन का तथा उन्हें जुदा हुए माता पिता की आत्मा का भय होना चाहिए, जिसे अनाथ की व्यक्ति
गार्जियन बना हुआ है उस अभागे अनाथ के लिए प्रेम होना चाहिए, उसे अपने बालक की तरह समझना चाहिए, उसे अनाथ का प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट बड़े ध्यान से करना चाहिए। साहित्यिक कृतियों में अनाथालयों के प्रबंधकों को बहुत ही निर्दयी किस्म का प्रदर्शित किया गया है। अनाथालयों में प्रति बालक के हिसाब से धन दिया जाता है तथा गरीब बालकों को अनाथालयों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें इन्हें भोजन, कपड़ा, शिक्षा प्रदान की जाती है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आवश्यक व्यक्तिगत प्रेम का अभाव रहता है। देखो भाई, अनाथ आश्रम जहाँ पर है, ये अनाथ बच्चे, इनकी देखभाल की जाती है, इनको रोटी, कपड़ा, मकान और पढ़ाई सारी चीजें इनको करवाई जाती है वहाँ पर। हाँ, लेकिन इनको प्यार नहीं मिलता, माता पिता का प्यार इनको बिल्कुल भी नहीं मिलता, इसलिए इनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी कि व्यक्तिगत जो प्रेम है उसका अभाव इनके अंदर होता है। और पब्लिक इनकी गार्जियन होती है जो यहाँ पर दान देते हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों के दिए हुए दान से या सरकार की जो सब्सिडीज है उनके बिहाफ पर आपके ये अनाथ आश्रम चलते हैं। समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब इसी का शॉर्ट क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन है बालक के ये तो पांचवा करा दिया था। क्रैच से आप क्या समझते हो? छठा क्वेश्चन आपको खुद करना है। अनाथालय से आप क्या समझते हो? ये भी आपको खुद करना है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में अभी 2 ही क्वेश्चन हुए हैं। वापस लॉन्ग क्वेश्चन पे ही आ जाओ अपने। अगला है आपका स्कूलिंग साथी प्रभाव, स्कूल संस्कृति, अध्यापकों से संबंध, स्कूल से निकलने पर अध्यापक अपेक्षाएं एवं विद्यालय उपलब्धि, अधिक आयु अधिगम करता। जो आपका 5th यूनिट का 3rd पॉइंट है स्कूलिंग के ऊपर। स्कूलिंग क्या है? ठीक है, पीयर्स इन्फ्लुएंस, यानी कि जो आपके फ्रेंड हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, आपके स्कूल कल्चर का क्या प्रभाव पड़ता है, आपके टीचर्स के साथ कैसे रिलेशन है, टीचर क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, स्कूल में क्या क्या अचीवमेंट आपको मिली है, बीइंग आउट ऑफ स्कूल एंड ओवरेज लर्नर, इनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अब देखो भाई, स्कूल के साथियों का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पीयर ग्रुप, ठीक है, मीनिंग ऑफ पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ता है उनके साथ वाले बच्चों के ऊपर। देखो भैया, मीनिंग ऑफ पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का अर्थ है दर्जे में समानता। बालक और बालिकाएं अपने सहयोगियों के समूह में साथी समूह कहलाते हैं। ये देखो भाई, जो बालक और बालिकाओं का, अब आप देख लो बचपन में आपके जो भी फ्रेंड थे जिनके साथ आप खेले हो, जो आपके क्लासमेट थे, जो आपके साथ पढ़ते थे, तो उनको क्या बोला जाता है? पीयर ग्रुप बोला जाता है। यानी कि एक समान एज के बच्चे मिलकर जब साथ में खेलते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है कि पीयर ग्रुप कहलाता है, ठीक है। साथी समूह में शिक्षा बेहतर होती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि विद्यार्थी अध्यापकों से जो नहीं सीख सकता वह अपनी स्थिति में साथी समूह में आसानी से और अच्छे ढंग से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से नहीं सीख पाते लेकिन अपने पीयर ग्रुप से सीख जाते हैं। अपने जिस ग्रुप में वे रह रहे हैं, जिनको जो काम दिया गया था, वहां से वो जल्दी सीख जाते हैं। तो यहाँ अध्यापक और विद्यार्थी की पद स्थिति में बहुत अंतर होता है, सीखने में कमी होती है। अध्यापक का पद स्तर विद्यार्थियों से नीचे आ जाता है, सीखना ज्यादा मात्रा में होता है। अब देखो भाई, तो पीयर ग्रुप में आपको इतना ही लिखना है कि जब हम उम्र के बच्चे एक साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका पीयर ग्रुप कहलाता है। कुछ चीजें ऐसे होती हैं, बच्चे पीयर ग्रुप में रहकर जल्दी सीख जाते हैं और टीचर द्वारा बताया हुआ नहीं सीख पाते, ठीक है। तो इसको ऐसे ही थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन कर देना मीनिंग। उसके बाद है फीचर्स ऑफ पीयर ग्रुप, साथी समूह की क्या विशेषताएं हैं। पीयर ग्रुप में प्रत्येक अपने साथियों में कुछ भी लेने को आजाद होते हैं, वे भी उनसे यह सब प्राप्त करते हैं। अब देखो, स्कूल में लंच लेके गए थे, आपका पीयर ग्रुप है, ठीक है, आपके जो भी फ्रेंड, आप पीछे से भी लंच निकाल के खा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। क्या आप दूसरी क्लास में जिसको नहीं जानते उसका खा सकते हो लंच? नहीं खा सकते। तो पीयर ग्रुप में क्या है, हमें अपने साथियों से कुछ लेने की मनाही नहीं होती, हम आजाद हैं। हमारा मन किया हमने उनका टिफिन निकाल के खा लिया, उन्होंने हमारा टिफिन निकाल के खा लिया। बच्चे का क्या होता है, जो फ्रेमवर्क है उसमें कोई अंतर नहीं होता, एक ही एज के बच्चे एक ही क्लास के हैं। अपनी भावनाओं को अंदर ले जाने और बाहर निकालने के योग्य होते हैं। बच्चे के अंदर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का ये तत्व होता है, ठीक है। यानी कि बच्चे की अब ऐसी एज है कि वो अपने इमोशंस को प्रदर्शित कर सकते हैं। इनको क्या है, किसी तरह का कोई डर नहीं होता। साथी समूह में प्रेरणा प्राकृतिक ढंग से की जाती है, जो समूह के द्वारा अच्छा सीखने में यकीन रखती है।
इसमें क्या है, मोटिवेशन भी बहुत अच्छे से काम करता है। आप मोटिवेट कर दो एक ग्रुप को तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। यदि अपनी इमोशंस पर दिमाग के काम करने पर बिना किसी जरूरत के कंट्रोल नहीं होता, साथी समूह युवा वर्ग की साझी रुचियों द्वारा इकट्ठे बंधे होते हैं। यानी कि आपका पीयर ग्रुप कब बनता है, जब आपके जैसी जो फीचर्स आपके अंदर है वही फीचर्स आपके फ्रेंड के अंदर होंगे, तभी आपका क्या है, पीयर ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ये थी आपकी पीयर ग्रुप की विशेषताएं। समझ में आई? Yes, ma'am. आरती पेज नंबर 80 पे पढ़ रहे हैं बेटा। आज आप इतने लेट कैसे हो गए? आरती आज आप इतने लेट कैसे हो गए? पता नहीं कहाँ है। अब देखो भाई, पीयर ग्रुप का समझ में आ गया मीनिंग, क्या विशेषताएं हैं। अब देखो पीयर ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है, आप खुद से ही देखो आपके फ्रेंड्स का आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो व्यवहार में परिवर्तन आता है, बिहेवियर में चेंज आता है। बिहेवियर में कैसे चेंज आता है भाई, आप जिस तरह के बंदे के पास बैठोगे ना, आपको वैसा ही बिहेवियर करोगे। बोलते ना, जैसी संगति बैठी है तेसो ही फल पात। तो हम जिस प्रकार के बंदे में, जिस तरह के लोगों में बैठते हैं, तो हमारा बिहेवियर भी उसी तरह चेंज होने लग जाता है। अगर आप साधु संतों के संग में बैठोगे तो आप भी भजन करना सीख जाओगे, तो वो आपके बिहेवियर में दिखेगा। अगर आप डाकू के पास बैठोगे तो आप भी चोरी करना सीख जाओगे। ठीक है, तो एक तो बिहेवियर में चेंज होता है। दूसरा, सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया सीखते हो आप अपने पीयर ग्रुप से, सामाजिक प्रक्रिया सीखते हो। ठीक है, समाज में कैसे रहा जाता है, क्या रीति रिवाज है, सब आप अपने पीयर ग्रुप से सीख पाते हो। उसके बाद है आपके इमोशन भी डेवलप होते हैं। इमोशन का डेवलप, मान लो आप जब बच्चों के साथ खेलते हो तो आप हारते भी हो, जीतते भी हो। जब हारते हो तो रोते हो, तो जब आप देखते हो कि आपके पीयर ग्रुप में कोई नहीं रो रहा तो आप क्यों रोओगे। ठीक है, तो आपकी जो इमोशंस हैं वो भी डेवलप होते हैं। उसके बाद है स्वस्थ दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायता करना, जो आपका एक अच्छी मेंटलिटी को डेवलप करने में भी सहायता करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ पूर्ण सहयोग में रहता है, जिससे उन्हें धैर्य, प्रेम, स्नेह, बलिदान आदि डेवलप हो जाते हैं। उन्हें काम के प्रति आत्मनिर्भरता की शिक्षा देना। ठीक है, यानी कि साथी समूह जिंदगी के उद्देश्यों को व्यक्ति में भर देते हैं, वे आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, व्यक्तिगत तौर पर मुश्किलों को हल करना और साथी समूह में दूसरों की सहायता से मिलकर काम करना भी सीखते हैं। यानी कि कोऑपरेशन, सहयोग की भावना भी हम अपने पीयर से सीखते हैं। सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। आपका यहाँ पर क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रही है, आपकी यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रही है, आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही है। यानी कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट आपकी पीयर ग्रुप से हो रही है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आपकी पीयर ग्रुप से हो रही है। अब जिस तरह के कपड़े आपके पीयर ग्रुप वाले डाल रहे हैं, आप भी उसी प्रकार के कपड़े डालोगे, तो पर्सनैलिटी डेवलप भी हो रही है आपकी। उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग भी डेवलप हो रही है इसमें, क्योंकि आप जिस तरह के युवा वर्ग के साथ है, आपका पीयर ग्रुप है, जिस तरह की उनकी थिंकिंग है उसी तरह की थिंकिंग आपकी बनती जाती है। तो पीयर ग्रुप ज्ञान और गाइडेंस के द्वारा अद्भुत काम कर सकते हैं, परंतु अकंट्रोल होने पर या बिना जांच पड़ताल के इनकी परिणाम हानिकारक निकलेगा। साथी समूह आपसी बातचीत, सीखने और सह कार्य करने आदि के लिए अध्यापक द्वारा बनाए जाते हैं। समझ में आया भाई? एक तो बिहेवियर में चेंज आता है आपका पीयर ग्रुप से। आप देखो, अगर आपकी कोई सहेली है, वो बहुत सारे व्रत रखती है, आप एक भी व्रत नहीं रखते, तो आप उसके साथ रहते रहते साल, 1-2 साल में आप कभी व्रत करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये आता है बिहेवियर में चेंज। सोशलाइजेशन होता है आपका, आप उसके बारे में जान पाते हो या हम उसके बारे में जान पाते हैं, वो मेरे बारे में। हमारी इमोशंस भी डेवलप होते हैं। स्वस्थ दृष्टिकोण को डेवलप करने में सहायता मिलती है। उन्हें काम के प्रति आत्मनिर्भरता की शिक्षा देना, सर्वांगीण विकास में सहायता देना, व्यक्तिगत विकास और क्रिएटिव थिंकिंग। अब देखो भाई, जैसे हम छोटे थे तो हमारा जो गांव में है यहाँ पे, इससे आगे मुस्लिम कम्युनिटी है,
तो उनके बच्चे और हम जैसे साथ के ही थे, सारे बच्चे एक साथ खेलते थे, पढ़ते थे। तो हमें देखो, अगर हम दूर रहते तो हमें मुस्लिम कम्युनिटी के क्या क्या ये इनके जो त्योहार होते हैं हमें नहीं पता चलता, लेकिन अब हमें पता है, उनका सारी चीज़ें उनकी पता है, उनकी शादियों में भी जाते हैं, वो भी हमारे घर आते हैं, वो भी हमारे फेस्टिवल्स को करते हैं, मनाते हैं। तो क्या है, हमारे बिहेवियर में भी वो चेंज आता है, उसके कारण सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन हुआ ना, हमें उनके बारे में पता लगा, उनको हमारे बारे में पता लगा। ठीक है, मैं एक बात बड़ा मिस करती हूँ, ये पता नहीं वो चावल बनाते हैं ना, कलरफुल चावल, वो बड़े अच्छे लगते थे मुझे। अब बड़ी हो गई हूँ, अब तो फ्रेंडों की भी शादी हो गई है, अब वो किस चीज पे बनते हैं वो मुझे नहीं पता। शानिया, किस उस पे बनते हैं ये आपके कलरफुल चावल? सानिया क्लास में ही हो? बोर हो जाते हैं शायद, हाँ, इसीलिए तो मैं या तो वक्त बीच सब लीड लगा के गायब हो जाते हैं। ना है रिप्लाई तो। कर तो रही है मैम। हाँ यस मैम, है तो यहीं पे। अरे पढ़ाते पढ़ाते मैं भी बोर हो जाती हूँ, इसलिए बीच में एक आधी बातें बताती रहती हूँ मैं, ताकि बच्चा बोर ना हो, मैं भी बोर ना हूँ। तो भाई पीयर ग्रुप से हम कुछ सीखते हैं, आपके जो फ्रेंड रहे होंगे आप उनसे भी सीखते हो। अब आप देख लो, हिंदू धर्म में ही कितने अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं लोग। और ये भी फैक्ट है भाई, मेरी एक फ्रेंड थी, जब वो वीरवार के व्रत रखती थी, मैंने देखा देखा बहुत सारे, हमेशा ही रखती थी वो, सोमवार के भी रखती थी, वीरवार के भी रखती थी, मैं पहले एक भी व्रत नहीं रखती थी। 11th क्लास से मैं उसके साथ थी, 11th में मैंने नहीं रखे, 12th में मैंने नहीं रखे, बीकॉम में भी नहीं रखे, एमकॉम में तब हुए, जितने वो व्रत रखती थी ना वो सारे व्रत मैं भी रखने लग गई, इफेक्ट पड़ा। यानी कि जिस परवर तो जैसे हम रहते हैं ना जिस लोगों के साथ, कुछ ना कुछ तो भाई हमारे ऊपर असर आता है। अगर हम अच्छे लोगों के पास बैठते हैं, अच्छे बनते हैं। हेलो बेटे। बोल रही है मैम हेलो, सुनो सुनो सुनो, बोल रही है, पकड़ो, अब बोल रही है तो सुन नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, मैं ये जब सबकी क्लास खत्म हो जाएगी ना बेटा, तब करूंगी आपसे बात वीडियो कॉल करके, ठीक है? ओके। अब देखो भाई, पीयर ग्रुप वाला समझ में आ गया कि पीयर ग्रुप का बालक के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। Yes, ma'am. अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्कूल कल्चर का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। स्कूल कल्चर क्या होता है? अब तुम बताओगे मुझे थोड़ा थोड़ा, ताकि फिर तुम लोग बोर ना हो मुझे सुनते सुनते। अब देखो भाई, स्कूल इन्वायरमेंट का भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? स्कूल की सफलता के पीछे स्कूल कल्चर में विद्यमान जो पेडागोजी होती है वो हेल्प करती है, जिसकी अध्यापक सहायता लेते हैं। स्कूल कल्चर एक आधार होता है जिस पर रहकर क्लास में चेंज किए जा सकते हैं, ताकि विद्यार्थी उचित प्रकार से डेवलपमेंट हो सके। स्कूल कल्चर में वो सब कुछ है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। राज बेटा, एक बार अपना वो माइक ऑफ कर लो। स्कूल कल्चर में अध्यापकों द्वारा अपनाई जाने वाली मूल धारणाएं और विश्वास शामिल होते हैं, जिन्हें स्कूल के सभी सदस्य आपस में शेयर करते हैं। अजम्पशंस और बिलीव्स होते हैं, मानव प्रकृति, मानव क्रियाएं और मानव संबंधों के बारे में होते हैं। एट द सरफेस लेयर, संस्कृति का शब्द इन चीज़ों से होता है, जैसे आपकी फिजिकल सेटिंग कैसी है, सेलिब्रेटिंग प्रीवियस इवेंट और अचीवमेंट्स। एट द डीपर लेयर, ceremony symbols such as uniform, logo, as well as the accepting standard of behavior, rules and procedures। देखो भैया, आप अपनी भाषा में देखो कि स्कूल कल्चर क्या होता है। स्कूल कल्चर यानी कि वो एक ऐसा कल्चर जो आपको स्कूल की जितनी भी वहाँ की मैनेजमेंट है, क्या स्कूल में क्या यूनिफॉर्म लग रही है, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सारा हमारा क्या कहलाता है? स्कूल कल्चर कहलाता है। स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये क्या है? हमारा स्कूल का इन्वायरमेंट लगा लो। स्कूल में क्या क्या फंक्शन सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या फिजिकल सेटिंग है, अधिकतम गहराई से जितने भी हमारे यूनिफॉर्म वगैरह है, लोगोज वगैरह है, रूल्स हैं, प्रोसीजर है, ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे स्कूल कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया?
इसमें काफी बड़ा लिख के दे रखा है, आप जस्ट इसका मीनिंग करना कि स्कूल कल्चर होता क्या है। आपके स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, स्कूल में जो भी रूल्स लागू होते हैं, जो भी नियम लागू होते हैं, जो भी यूनिफॉर्म है, लोगो हैं, जो भी आपके वहाँ का फिजिकल सेटिंग है, जो भी इवेंट होते हैं वहाँ पर, जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जो भी अचीवमेंट होती है, वो सारा हमारा क्या कहलाता है, स्कूल कल्चर कहलाता है। ठीक है। अब स्कूल कल्चर के अंदर हमारा क्लास का इन्वायरमेंट भी शामिल होता है। अब यहाँ पर जो क्लासरूम का क्लाइमेट है वह 3 प्रकार का इन्होंने बताया है। एक तो है डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, दूसरा है अथॉरिटेरियन इन्वायरमेंट और तीसरा आपका इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट। सबसे पहले आता है डेमोक्रेटिक। इस प्रकार के जो इन्वायरमेंट में है वातावरण, ऐसा इन्वायरमेंट तब होता है जब टीचर और विद्यार्थी यह निश्चित कर लेते हैं कि उन्हें कक्षा में कुछ करना है। परिणाम स्वरूप इन कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अनेक विशेषताएं देखी जाती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को आपस में मित्रतापूर्ण संबंधों का होना, अध्यापक की अनुपस्थिति में भी एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना, आपस में सहयोग की भावना होना। अब देखो भाई, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट हो तो सबको स्वतंत्रता है अपने अपने आइडियाज प्रस्तुत करने की। वहाँ पर टीचर भी क्या है, बच्चों से बार बार पूछता रहता है, ठीक है, उनकी विशेषताएं देखता है। सबके बीच में क्या है, एक फ्रेंडशिप वाला संबंध है। बच्चे शोर वगैरह नहीं मचाते, टीचर के जाने के बाद भी अपनी क्लास को थोड़ा सा शांत रखते हैं। उसके बाद है आपका अथॉरिटेरियन इन्वायरमेंट। ये ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर अध्यापक सब कुछ होता है, सारी की सारी चीज़ें पढ़ाने वाला क्या है, टीचर का ही पूरा कंट्रोल होता है। यहाँ पर विद्यार्थियों में विद्रोह की निष्क्रियता की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वे भी अग्रेसिव ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट में विद्यार्थी अध्यापक की अनुपस्थिति में कोई रचनात्मक कार्य करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ सहपाठियों के प्रति सहयोग के स्थान पर आपसी विरोध पनपने लग जाता है। ठीक है, यानी कि अथॉरिटेरियन इन्वायरमेंट में क्या है, सारी की सारी अथॉरिटी टीचर के पास होती है। बच्चे क्या है, जैसे कैद की तरह वहाँ पर पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट, इस तरह का इन्वायरमेंट जहाँ विद्यार्थियों को पूरी छूट दे दी होती है। क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सुझाव को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसे वातावरण वाली कक्षाएं बहुत कम देखने को मिलती है। इस प्रकार कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परस्पर द्वेष का भाव पाया जाता है और इन विद्यार्थियों में रचनात्मकता का भाव होता है। तो 3 टाइप के आपके इन्वायरमेंट मिलते हैं। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट जिसमें टीचर और आपके स्टूडेंट दोनों का रोल है, अथॉरिटेरियन में आपके टीचर का ज़्यादा रोल है और इंडिपेंडेंट में आपके स्टूडेंट का ज़्यादा रोल है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप बताओ आपकी क्लासरूम कौन सी है? सोचो, बताओ। मैम डेमोक्रेटिक। हाँ, डेमोक्रेटिक ही लग रहा मुझे भी। आपसे भी पूछती रहती हूँ मैं, फुल्ली आपके ऊपर तो छोड़ नहीं रखी मैंने क्लास, ना ही खुद ऐसा कि पढ़ाती रहती, तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं देती। तुम तो बोलते ही नहीं निकम्मे, मैं तो मौका बहुत देती हूँ, है ना? चुप होके बैठ जाते हो, फिर मुझे ही बोलना पड़ता है। समझ में आ गया स्कूल कल्चर क्या होता है? यस मैम। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखो कितने हो जाएंगे तुम्हारे। अब एक है, जैसे 6th वाला हो जाएगा आपका, क्रैच वाला पढ़ा दिया है मैंने। अनाथालय क्या होते हैं, अनाथ आश्रम क्या होते हैं, ये भी पढ़ा दिया है। अब बालक के पीयर ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी अभी पढ़ाया है। उसके बाद कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, ये भी आप पढ़ रहे हो। स्कूल कल्चर से आप क्या समझते हैं, अभी पढ़ा है आपने स्कूल कल्चर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, बालक अध्यापक संबंध के प्रभाव का वर्णन कीजिए। अब देखो 10 तक तो छोटे क्वेश्चन आपको करके ही लाने हैं, स्कूल कल्चर तक 22 है, साथ साथ ये भी होते जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर और लर्नर के संबंध में प्रकाश डालिए। टीचर लर्नर रिलेशनशिप, टीचर का और एक स्टूडेंट का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसके ऊपर प्रकाश डालिए, कैसा रिलेशन है स्टूडेंट का और टीचर का। अब बताओ भाई कैसा कैसा हो सकता है। जैसे क्लासरूम में बताया था ना, 3 तो यही स्टाइल हो सकते हैं कि आपका टीचर डेमोक्रेटिक स्वभाव का हो सकता है,
ऑथोक्रेटिक हो सकता है या इंडिपेंडेंट वाला भी हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार पढ़ते हैं इसको। एक छोटे बालक के लिए अध्यापक माता का मदर सब्स्टिट्यूट होता है। भाई ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में आप जाते हो तो बच्चा क्या होता है, टीचर के साथ भी लगाव कर लेता है। वो टीचर नहीं दिखता तो उस दिन रोने लग जाता है। तो जो छोटे बालक हैं उनके लिए बच्चे उनकी मम्मी का सब्स्टिट्यूट होती है। जब बालक कुछ बड़े हो जाते हैं तो टीचर का के वे आदरणीय और प्रशंसा पाने वाले होते हैं, जिससे उनके व्यवहार का उसे अनुकरण करना चाहिए। इस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक को प्रभावशाली आदर्श और अनुकरण गुण होने आवश्यक होने चाहिए। इस संबंध में कुछ स्टडी में ये देखा गया है कि अध्यापक के एटीट्यूड के प्रति विद्यार्थी अधिक इमोशनल होते हैं। स्कूल में अध्यापक और विद्यार्थी में किस प्रकार का संबंध है, यह बात विद्यार्थी के लर्निंग और अचीवमेंट को किसी न किसी प्रकार से अवश्य प्रभावित करती है। अधिकांश अध्यापक मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के होते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र भी मध्यम सामाजिक आर्थिक वर्ग के होते हैं, क्योंकि ऐसे अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों को समझने में अधिक कठिनाई होती है। कुप्पुस्वामी के अकॉर्डिंग जब बालक निम्न वर्ग से जुड़े होते हैं तो बालकों और अध्यापकों के मूल्य में खाई होती है। इस प्रकार के बालक अध्यापक की आज्ञा का पालन नहीं करते या आक्रामक रवैया अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त वे उदासीन या कक्षा की अनुपस्थिति में रहते हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों में अध्यापकों को निराशा होती है। देखो भाई, ये ऐसे ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपका, ये स्टोरी सी पढ़नी आए, उसको ना आप हमेशा पॉइंटों में बना के लिख के आना। जो आप पैराग्राफ में लिखते हो उसमें क्वेश्चन में कम नंबर मिलते हैं, आप पॉइंटों में बना के लिखोगे तो उसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब इसमें आपको पॉइंटों में बनाकर लिखना है कि एक लर्नर का और एक टीचर का सबसे पहला पॉइंट क्या है। जब बच्चा छोटे लेवल पर होता है तो बच्चे का टीचर के साथ कैसा संबंध होता है, वह अपनी माँ का सब्स्टिट्यूट मानते हैं, तो उसके साथ अपनी माँ जैसा रिश्ता होता है। जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, सेकंड पॉइंट, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उसका अपना गुरु मानने लग जाते हैं और उनका आदर करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे और बड़े हो जाते हैं तो टीचर के एटीट्यूड और बच्चे के एटीट्यूड में भी क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है, अधिकांश बच्चे क्या होता है, जब बिल्कुल बड़े लेवल पर, कुछ तो क्या है मिडिल लेवल पर तो बच्चे अपने टीचर को गुरु मान रहे हैं, प्राइमरी लेवल पर उसको अपनी माँ जैसा मान रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे बच्चे समझने लग जाते हैं। और एक देखो, जब ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, जब बच्चे का और टीचर का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, ठीक है, तो भी उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद इसने बताया है अब जहाँ पर अथॉरिटेरियन स्कूल है या ऐसा क्लासरूम है तो वहाँ के बच्चों का टीचर के साथ अच्छा संबंध नहीं मिलता, क्योंकि वो डरते हैं। उनको पता है अगर कुछ भी बोले तो टीचर डंडे से पिटाई करेगा। एक होता है डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, तो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में बच्चे को थोड़ा क्या होता है, उसको लगता है कि मेरी भी कुछ वैल्यू है। और जो आपका इंडिपेंडेंट है उसमें तो सारा क्लासरूम ही चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही सारी एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ पर टीचर्स के साथ फ्रेंडली बिहेवियर हो जाता है बच्चों का। अब देखो, अध्यापक और विद्यार्थी की सामान्य समस्याएं क्या हैं, क्या समस्याएं आती है दोनों के बीच में। मान लो या तो मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उस चीज में। ठीक है, तो जिसे पढ़ाए जाने वाला विषय आपको पसंद नहीं है तो इससे आपका अध्यापक के साथ भी संबंध प्रभावित होता है। मान लो जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो उसका टीचर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये आपको पता है, कई बार तो बच्चे ना टीचर की वजह से भी सब्जेक्ट चुनते हैं। क्या आप लोगों ने किया है ऐसा, टीचर की वजह से सब्जेक्ट चुनना? मैम मैंने तो नहीं करा है, बट मेरी बहन ने किया है। मेरे स्कूल में इस बार उसके उसके स्कूल ना फ्रेंच और जर्मन, मतलब स्पेशलाइज स्कूल है ना, हाँ जी, तो फ्रेंच और जर्मन का ऑप्शन था, तो उसने कहा फ्रेंच वाली मैडम ना बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने फ्रेंच लिया। मेरी क्लास में क्या कर रहे हैं बच्चे, पहले जैसे मैंने मैंने मतलब 2 साल हुए मुझे इसमें डीएवी में पढ़ाते हुए स्कूल में, उससे पहले भी मैं कॉलेज में ही थी। तो फिर इनको कोई टीचर नहीं मिला तो मेरी क्लासेस लगा दी। तो यहाँ पर इसमें 3-3 बच्चे थे, पिछले 2-3 सालों से 3-3 बच्चे थे यहाँ पे। पहले भी कॉमर्स में 3 बच्चे थे, अब जो पास आउट हुए हैं वे भी 3 बच्चे हैं। अब जो +2 में आए हैं, जो मेरे आने के बाद 7 बच्चों ने कॉमर्स ले ली, और अब की बार जो 11th में आए हैं 10 से 15 बच्चे 11th के
कॉमर्स में आ गए। मगर भाई सारे ही बच्चे मेरे पास आओगे, बोले मैडम आप मारते नहीं हो। मगर बेटा मारते नहीं हो तो +2 में तो पता लगेगा तुम्हें। मतलब बच्चे जो आर्ट वाले टीचर है ना वो बहुत ज्यादा डंडे मारते हैं, साइंस बच्चों को समझ में नहीं आ रही। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे मेरी क्लास में आके बैठ गए हैं कि मैम नहीं हमें तो कॉमर्स लेनी है। और बेचारों की तमन्ना थी कि मैं उनकी इंचार्ज बनूं, इंचार्ज भी नहीं बन पाई, क्योंकि भाई पहले तो मैं फुल डे के लिए थी, तुम्हारे कॉलेज में नहीं थी, तो तब मेरे कॉलेज में भी पीरियड लग गए, तो भाई अब मैं इंचार्ज नहीं बन सकती। अब देखो भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है टीचर को। यदि सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो टीचर भी पसंद नहीं आएगा। अगर सब्जेक्ट कठिन है तो विद्यार्थियों को चाहिए कि अध्यापक के साथ बात करें ताकि वह एक्स्ट्रा टाइम देकर उस सब्जेक्ट को अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करे। यदि कोई विद्यार्थी किसी अध्यापक को पसंद नहीं करता है तो भी क्या करेगा, वह अच्छी तरह से उनके बीच में तालमेल नहीं होगा। ठीक है। सम्मान और शिष्टाचार किसी भी संबंध के लिए मूल आवश्यक होता है। जिस प्रकार अध्यापक को सभी के साथ उत्तम व्यवहार की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार विद्यार्थी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये आवश्यक नहीं है कि टीचर जो कुछ भी करता है आप उससे आप सहमत हो, लेकिन ये आवश्यक है कि आप स्कूल में बहुत ही पोलाइट होना चाहिए। यदि आप स्कूल में किसी कार्य के लिए बाहर हैं तो आप अपने अध्यापक को अवश्य बताएं। जो कार्य छूटा है उसे पूरा करना आपका कर्तव्य है। विद्यार्थी को से यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए अध्यापक उसकी कमी पूरी करने के लिए उसके पीछे नहीं आएगा। हाँ जी, टीचर उसके पीछे नहीं आएगा। अगर उसको कोई कमी रह जाती तो वो टीचर से पूछ सकता है बार बार। आगे कई बार उसकी व्यक्तिगत समस्या आपको धीमा कर देती है, और ये बात अध्यापक के लिए भी सत्य हो सकती है। नौकरी का तनाव, जॉब स्ट्रेस, फैमिली इशू, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें टीचर को भी चिड़चिड़ा बना देती हैं। आवश्यकता से अधिक अनुशासनहीन अनुशासनात्मक कार्यवाही रिकॉर्ड में होती है, तब भी यह रिकॉर्ड देखा जाएगा, तभी सारी बातें सामने आ सकती हैं। देखो भाई अब इस आगे है अध्यापक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तो थी ये क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं एक टीचर और एक विद्यार्थी के सामने। ठीक है, एक तो सब्जेक्ट वाली बात आ जाती है, या उनको समझ में नहीं आता, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, शिष्टाचार की बात भी कही गई है। ठीक है, कई बार टीचर भी चिड़चिड़ा हो जाता है, आते ही कटाकट पिटाई करना शुरू कर देता है। अब टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर को एक रोल मॉडल बनना है, बच्चों का रोल मॉडल, क्योंकि टीचर जैसा करेगा बच्चे वैसा ही सीखेंगे। ठीक है, उसका कम्युनिकेट करने का तरीका, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका, उसकी टोन, उसके गेस्चर, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, बहुत वे सारे क्या है संवेदनशील होते हैं। ठीक है, कि जैसा बच्चा टीचर कर रहा है, आप छोटे बच्चों को देखते होंगे कि वो घर आके अपने टीचर की क्या करते हैं, नकल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका टीचर क्लास में गाली बक रहा है तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एक्सप्रेस करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, टीचर की टोन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन भी अच्छे होने चाहिए। हंसता हुआ चेहरा होगा तो बच्चे अपने आप ही खुश रहेंगे। ट्रस्ट, गाइडेंस और एनकरेजमेंट करने वाला टीचर होना चाहिए। ठीक है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। तो ये है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई कुछ पल्ले पड़ा, समझ में आया? सारे चुप, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। नहीं मैम आया, ये चैप्टर तो आसान है। ठीक है, तो इसमें एक आधे देखो, इसमें पॉइंट नहीं बना के दे रखे, एक आधे नेट से देख लेना। बीएड वाली बुक में ना बहुत अच्छे पॉइंट बना के दे रखे हैं इसके, कि टीचर और स्टूडेंट का कैसा रिलेशन होना चाहिए। तुम्हारा इसके वैसे दे दिया पैराग्राफ में। अब ओवर एज लर्नर कौन से होते हैं भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, फिर क्लास ओवर कर दूंगी। ओवर एज लर्नर औपचारिक रूप से कुछ सीखने को तत्पर बालक लर्नर कहलाते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की आयु 5.5 वर्ष, जब अधिगम करता वर्ष के अधिक आयु में प्रथम कक्षा। ओवर एज लर्नर कौन से होते हैं भाई, अगर हम देखा जाए तो 5.5 या 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है। जब बच्चा इस उम्र से ज्यादा बड़ा हो जाता है, मान लो 8-9 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है, तो वह क्या कहलाएगा, ओवर एज लर्नर कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं, मान लो मैं अभी ग्रेजुएशन करूं, बीए करूं, तो मैं क्या कहलाऊंगी, ओवर एज लर्नर कहलाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही जब जो बच्चे की जो एक एज है उससे ज्यादा एज का बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो वो ओवर एज लर्नर कहलाता है। अब देखो भाई अधिक ओवर एज लर्नर की क्या क्या विशेषताएं होती है। अधिक आयु के मानसिक विकास में वृद्धि अधिक होती है।
क्या क्या विशेषता है भाई? एक तो बच्चा 5 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास का सिलेबस पढ़े, एक आपका 7-8 साल का बच्चा सिलेबस पढ़े, तो जल्दी कौन सा कवर कर पाएगा? 7-8 साल वाला बच्चा। ठीक है, तो एज के साथ जो उनकी मेंटल डेवलपमेंट है उसमें वृद्धि होती है। ओवर एज लर्नर का मानसिक विकास भी अधिक होता है और वह लर्निंग को जल्दी ग्रहण करने की क्षमता रखता है। अब देखो, तुम खुद से लगा के देखो। अब जैसे श्रेया, आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, और मैं मान लो तुम्हारी क्लास में पढ़ूंगी बैठ के, तो मैं ओवर एज लर्नर हो गई। लेकिन जो मैच्योरिटी लेवल है, भले ही आप लोग फ्रेशर हो, ठीक है, मान लो मैच्योरिटी लेवल मेरा ज़्यादा मिलेगा, तो जो क्लास में पढ़ाया जाएगा आप लोगों से पहले वो मैं समझ सकूंगी। क्यों समझ सकूंगी? सिर्फ मैच्योरिटी के कारण। ठीक है, तो ओवर एज लर्नर में मैच्योरिटी आ जाती तो वह जल्दी सीख पाता है। उसके बाद कभी कभी अधिगम करता आयु में शिक्षा ग्रहण करना इसलिए आरंभ करता है क्योंकि वह किसी, या फिर ये हो सकता है कि वह किसी लंबी बीमारी के बाद बीमार हो गया हो, बीच में नहीं पढ़ पाया हो 2-3 साल, इस कारण से वह उस क्लास में आता है। ठीक है, तो उसकी गति धीमी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर बार ओवर एज लर्नर स्मार्ट ही हो, इंटेलिजेंट ही हो। कई बार क्या है, वह मंद बुद्धि वाला बच्चा भी ओवर एज हो जाता है। ओवर एज लर्नर कभी कभी अपने से कम आयु वाले साथी छात्रों के साथ बुलिंग वाला व्यवहार भी कर बैठता है। बुलिंग यानी कि मारा पीटी, ठीक है, क्लास में बच्चों को डराना। ओवर एज लर्नर अपने से छोटे आयु के छात्रों के साथ पढ़ने के कारण अपने आप को लज्जित महसूस करता है। ओवर एज का स्टूडेंट का कक्षा में सामान्य अथवा प्रतिभाशाली छात्रों के साथ आमतौर पर उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा, अध्यापकों के प्रति व्यवहार भी इनका रूखा रहता है। अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में अधिक आयु अधिगमकर्ता एक बेहतर अधिगमकर्ता सिद्ध होता है। अगर वह मान लीजिए अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली लेता है, एक तो होती है औपचारिक जो आप स्कूलों में कॉलेजों में जाकर लेते हो, एक होती है आपकी अनौपचारिक, ठीक है, आपकी इनफॉर्मल जो आप अपने घर से पढ़ रहे हो या अपने घर से माता पिता से जो बातें सीख रहे हो। तो ओवर एज लर्नर अनौपचारिक शिक्षा जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसको बड़ा अच्छे तरीके से ग्रहण करता है। ओवर एज कक्षा में ही नहीं, विद्यालय में भी ठीक से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। उसको शर्म आती है कि मैं सबसे बड़ा बच्चा हूँ यहाँ पे। अधिक आयु के लर्नर की मित्रता बड़ी कक्षा के छात्रों के साथ हो जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी ओवर एज लर्नर कौन होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। समझ में आ गया? अब पीछे से देखो, आपका 1-2 क्वेश्चन और हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, अभी होने वाले बेटे। नहीं, 10 ही करके ले आना, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 10 ही कर लेना। और अब आपका यहाँ पर 5.3 तक आपका कंप्लीट हो गया, इनके 5th यूनिट के 3 टॉपिक हो गए हैं। अब 5.4 मतलब ये है कि 2 दिन में और सिलेबस हो जाएगा इस बुक का, नहीं हुआ तो 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पढ़ के आ जाना और फिर आपका इस वीक में फर्स्ट पेपर भी कंप्लीट। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, नहीं प्रॉब्लम है तो क्लास लीव कर सकता है। है भाई किसी को कोई प्रॉब्लम? ऐसे सुनोगे